स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, एम्ब्रायोजेनेसिस या एम्ब्रायो फॉर्मेशन डिस्कस कर लिया था। तो डाइकाट एम्ब्रायोजेनेसिस होगी तो डाइकाट एम्ब्रायो बनेगा, मोनोकाट होगी तो मोनोकाट बनेगा। तो जो लोग बाद में आए हैं वो अपने साथ में बनाते रहे डायग्राम। तो डाइकाट एम्ब्रायो के दो डायग्राम हमने बनाए हैं। ये वाला डायग्राम 11th वाली एनसीईआरटी में बना है और ये वाला डायग्राम 12th वाली एनसीईआरटी में बना है। देख लेते हैं क्या है। किसी भी डाइकाट एम्ब्रायो हो चाहे मोनोकाट एम्ब्रायो हो, एम्ब्रायो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एम्ब्रायोनल एक्सिस। ये एम्ब्रायोनल एक्सिस का नाम टाइजेलम भी होता है और एम्ब्रायोनल एक्सिस मोनोकाट में भी होती है, डाइकाट में भी होती है, दोनों में पाई जाती है। एम्ब्रायोनल एक्सिस मान लेते ये एम्ब्रायोनल एक्सिस है, तो एम्ब्रायोनल एक्सिस से एक ऐसा पॉइंट होगा जहां कॉटिलिडान अटैच होगा। अगर मान लेते डाइकाट है तो एक कॉटिलिडान इधर अटैच होगा और एक कॉटिलिडान इधर अटैच होगा। तो जिस पॉइंट से कॉटिलिडान अटैच होगा उस पॉइंट के ऊपर और उस पॉइंट के नीचे आपको एम्ब्रायोनल एक्सिस दिखाई पड़ रही है। तो मान लेते इस जगह से अटैच है, तो इस पॉइंट के ऊपर जिस जगह से कॉटिलिडान अटैच होते हैं उस पॉइंट के ऊपर के हिस्से को कहते हैं इपिकोटाइल और इस पॉइंट से नीचे के हिस्से कहते हैं हाइपोकोटाइल। तो ये पोर्शन है किसका? एम्ब्रायोनल एक्सिस का ही है और ये भी किसका है? एम्ब्रायोनल एक्सिस का ही है। बस फर्क यह है ये वो पोर्शन है जो कॉटिलिडान के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के ऊपर है और ये वो पोर्शन है जो कॉटिलिडान के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के नीचे है। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका जो टर्मिनेशन पॉइंट है उसको प्लम्यूल कहते हैं और जो हाइपोकोटाइल उसके टर्मिनेशन पॉइंट को रेडिकिल कहते हैं। प्लम्यूल भविष्य में सूट बनाता है, इसी नाते प्लम्यूल को सूट टिप माना जाता है और रेडिकिल भविष्य में रूट बनाता है, इसी नाते इसको रूट टिप होना चाहिए, इसको रूट टिप माना जाता है। एक और खास बात है, यहाँ क्या मिल जाएगा? तो यहाँ मिल जाएगा रूट कैप। तो रेडिकिल या रूट टिप की खास बात है जो कवर होता किसके द्वारा? रूट कैप। एक और क्वेश्चन, चूंकि डाइकाट का पढ़ रहे हैं तो कॉटिलिडान की संख्या 2 होगी। जैसे आप चना देख लीजिए चाहे मटर देख लीजिए, मोटे मोटे थिक कॉटिलिडान होते हैं, तो यहाँ थिक स्वेलन कॉटिलिडान पाए जाते हैं और पर्पज एक ही होता है। जितने मोटे कॉटिलिडान उतना ज्यादा इसमें क्या होगा? रिजर्व फूड होगा। क्योंकि डाइकाट सीड में स्पेशली जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर हैं उनके सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता है, तो सीड के जर्मिनेशन के समय एम्ब्रायो या सीडलिंग को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो इसी कॉटिलिडान से मिलेगा। तो जनरल सिर्फ क्वेश्चन है, किसी डाइकाट एम्ब्रायो में सबसे पहले एम्ब्रायोनल एक्सिस होगा, एम्ब्रायोनल एक्सिस से 2 कॉटिलिडान अटैच होंगे जो कि थिक और स्वेलन होंगे और फूड रिजर्व उसमें पाया जाएगा। वो पॉइंट जिस जगह से कॉटिलिडान अटैच होंगे उसके ऊपर वाले हिस्से का नाम एपिकोटाइल और नीचे वाले हिस्से का नाम हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल टर्मिनेट करेगा एज ए प्लम्यूल और हाइपोकोटाइल टर्मिनेट करेगा एज ए रेडिकिल। प्लम्यूल का भविष्य है कि इसको भविष्य में क्या बनाना है? सूट बनाना है, जबकि इसको भविष्य में क्या बनाना है? रूट बनाना है। इसी नाते प्लम्यूल को सूट टिप माना जाता है और रेडिकिल को रूट टिप माना जाता है। हाँ, वो अलग बात है क्योंकि रेडिकिल बनाएगी रूट और रूट के ऊपर क्या मिलेगा? रूट कैप, तो वो यहाँ मिलेगा। ये डायग्राम इस एनसीईआरटी में 12th में बना हुआ है। इससे उतनी चीजें स्पष्ट दिख नहीं रहे हैं। जैसे इसमें हाइपोकोटाइल तो लिखा है लेकिन एपिकोटाइल नहीं लिखा है। हाइपोकोटाइल का टिप क्या होगा? रेडिकिल, और रेडिकिल पे क्या मिलेगा? रूट कैप मिलेगा। ये ऊपर प्लम्यूल लिखा है और ये 2 क्या है? कॉटिलिडान है। तो हो सकता है लेबलिंग करके के लिए एग्जाम में आ जाए या पहचानने के लिए आ जाए, तो आप इसको पहचान लीजिएगा कि ये डाइकाट एम्ब्रायो का है। इसी तरीके से यदि मोनोकाट वाले को देखोगे तो ये भी हमने सिंबॉलिक डायग्राम बना दिया है, इसमें आपको समझ में ज्यादा आएगा। देखिए, अगर मोनोकाट एम्ब्रायो हो चाहे डाइकाट एम्ब्रायो हो, यहाँ भी हमको क्या मिलेगा? एम्ब्रायोनल एक्सिस मिलेगा। बस फर्क देखिए, एम्ब्रायोनल एक्सिस के यहाँ एक तरफ तो कॉटिलिडान लगा है लेकिन इधर कॉटिलिडान नहीं है। ये एम्ब्रायोनल एक्सिस है, एक तरफ कॉटिलिडान अटैच है।
तो कॉटिलिडान एक ही तरफ होगा, एक तरफ कहो तो कहो लेटरल साइड भी कह सकते हो, एक तरफ होगा दूसरी तरफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा है? मोनोकाट है। और अगर डाइकाट होता तो दोनों तरफ पाया जाता। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस से एक ही कॉटिलिडान अटैच होगा। उस कॉटिलिडान की खास बात ये है कि इस कॉटिलिडान की खास बात है कि ये थोड़ा सा बड़ा होगा, लार्ज होगा और सील्ड शेप होगा। लार्ज सील्ड शेप कॉटिलिडान ऑफ मोनोकाट को कहते क्या है? स्कटलम कहते हैं। तो एक तो ये अंतर आ गया कि कितने कॉटिलिडान है? एक कॉटिलिडान है। और कैसा है? लार्ज है, सील्ड शेप है, नाम क्या है? स्कटलम। ये है पहचान मोनोकाट एम्ब्रायो की। दूसरा पहचान देखिए, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये कॉटिलिडान अटैच है। तो जिस जगह कॉटिलिडान अटैच होगा उसके ऊपर वाले हिस्से का नाम एपिकोटाइल, और जिस जगह कॉटिलिडान अटैच होगा उसके नीचे वाले हिस्से का नाम हाइपोकोटाइल। उसमें कोई अंतर नहीं। एपिकोटाइल की टिप का नाम क्या होगा? प्लम्यूल होगा। और हाइपोकोटाइल की टिप का नाम क्या होगा? रेडिकिल। यहाँ भी रेडिकिल के बाहर क्या मिलेगा? रूट कैप। यहाँ तक कोई नई चीज नहीं मिली है, नई चीज इसके बाद होगी। ये जो प्लम्यूल है इसी से लीफ बनेंगे। तो जब लीफ बनेंगे तो कुछ न कुछ लीफ प्राइमोर्डिया होंगे। लीफ प्राइमोर्डिया का मतलब शुरुआत में जो लीफ बन रही थी, इनको कवर किया जाता है किसके द्वारा? तो आंसर देंगे हालो फोलियर स्ट्रक्चर। और इस हालो फोलियर स्ट्रक्चर का नाम ना भूलिएगा, इसका नाम है कोलियोप्टाइल। इसी तरीके से रेडिकिल और रूट कैप भी कवर होता है किसके द्वारा? कोलियोराइजा। और ये क्या होता है? तो एनसीईआरटी में जो लिखा वही याद रखिएगा, अनडिफरेंशिएटेड सीथ। तो ये भी नई चीज मिल गई। क्या? रेडिकिल और रूट कैप कवर बाई कोलियोराइजा, जबकि प्लम्यूल एंड फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया कवर बाई कोलियोप्टाइल। तो अगर पहचान देखें तो स्कटलम पहचान है, कोलियोप्टाइल पहचान है, कोलियोराइजा पहचान है, और एक बड़ा सा कॉटिलिडान होगा। ये एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, सब चीजें यहाँ नहीं दिख रही हैं। जैसे स्कटलम दिख रहा है, कोलियोप्टाइल दिख रहा है, सूट एपेक्स या प्लम्यूल दिख रहा है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये रेडिकिल है, ये रूट कैप है, ये कोलियोराइजा है। तो डायग्राम लेबलिंग करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। एक नई चीज यहाँ और दिखी है, ये शब्द बहुत काम का है, ये शब्द बहुत काम का है, ये यहां लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। मोनोकाट एम्ब्रायो की पहचान है एपीब्लास्ट का पाया जाना। एपीब्लास्ट है क्या? तो ध्यान सोचिए, अगर ये डाइकाट एम्ब्रायो होता, अगर ये डाइकाट एम्ब्रायो होता तो इसी जगह से क्या लगा होता? दूसरा कॉटिलिडान। तो जिस जगह दूसरा कॉटिलिडान लगता है ये वास्तव में अंडर डेवलप एम्ब्रायोनिक स्टेज है या अंडर डेवलप कॉटिलिडान है? नहीं बना है, क्योंकि क्या है? ये मोनोकाट है। और अगर डाइकाट होता तो इसी जगह क्या बन जाता? तो वास्तव में जहां कॉटिलिडान बनना था उसी जगह पर हमें क्या दिख रहा है? एपीब्लास्ट दिख रहा है। ये अंडर डेवलप एम्ब्रियोनिक सेल्स का ग्रुप है। और बनना क्या था? इस जगह कॉटिलिडान बनना था, लेकिन बना नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये मोनोकाट है। अगर डाइकाट होता तो एपीब्लास्ट की जगह हमको क्या मिल जाता? हमको कॉटिलिडान मिल जाता। तो मोनोकाट एम्ब्रायो कहो चाहे ग्रास फैमिली कहो, ठीक? तो कितने क्वेश्चन याद रखेंगे, फिर भी पॉइंट लिख लेंगे। चाहे डाइकाट हो चाहे मोनोकाट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में कोटिलिडान अटैच होंगे। डाइकाट है तो एक अटैच होगा, मोनोकाट है तो दो अटैच होंगे। जिस जगह अटैच होंगे उसके ऊपर वाले का नाम एपिकोटाइल, और जिस जगह अटैच होंगे उसके नीचे वाले का नाम हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल की जो टिप होगा वो प्लम्यूल होगा, और हाइपोकोटाइल की टिप होगी वो रेडिकिल होगी। प्लम्यूल और रेडिकिल कवर होंगे कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा से, मोनोकाट में नहीं कवर होंगे। किसमें? डाइकाट में। कॉटिलिडान थिक और मोटे होंगे डाइकाट में, कॉटिलिडान सील्ड शेप स्कटलम होगा किसमें? मोनोकाट में। तो हम कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, आप लिख डालिए।
मोनोकाट एम्ब्रायो, इसके पॉइंट लिख लीजिए। पहला सवाल, एम्ब्रायोनल एक्सिस होगी, दूसरा दो क्या होंगे, कॉटिलिडान होंगे, और जिनकी खास बात ये होगी थिक एंड स्वेलन होंगे, साथ में अच्छा डाई काट होना चाहिए, सही कर लो बेटा, ये लो डाई काट हो गया। हाँ, एबंडेंट रिजर्व फूड होगा। तीसरी चीज इपीकोटाइल, ये क्या है, तो कहोगे पोर्शन ऑफ एम्ब्रायोनल एक्सिस एबव अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडान, और इपीकॉटिल टर्मिनेट करेगा टर्मिनेट एज प्लम्यूल, जो क्या बनाएगा, जिसकी जिम्मेदारी है भविष्य में सूट बनाना। इसमें पाया जाएगा हाइपोकोटाइल, पहले से ही है, पोर्शन ऑफ, लिखते चले, एम्ब्रायोनल एक्सिस बिलो अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडान, और हाइपोकॉटिल टर्मिनेट करेगा एज रेडिकल एंड रूट कैप, और रेडिकल क्या बनाएगी, रूट फॉर्मेशन। बातचीत ना करो भाई, लिख लिया। हो गया, हमारे साथ ही लिखते चलो। मोनोकाट एम्ब्रायो, पहला सवाल ये है, मोनोकाट एम्ब्रायो की खास बात है कि इसमें भी क्या होगा, एम्ब्रायोनल एक्सिस होगा, लेकिन यहां सिंगल कॉटिलिडान होगा, और इस सिंगल कॉटिलिडान का नाम स्केटलम होगा, जो कि लार्ज सील्ड शेप लिडान होगा। और कहां प्रेजेंट होगा,
एट वन साइड, या एनसीईआरटी में लिखा है लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रायो। एक और खास बात, यहां भी इपिकोटाइल एंड क्या होगा, हाइपोकोटाइल। अब उसकी डिफिनेशन लिखने की आवश्यकता है नहीं कि इपिकोटाइल क्या है, हाइपोकोटाइल क्या है, तो लिख ही चुके हैं पीछे। बस खास बात यह है कि जो इपिकोटाइल है वो टर्मिनेट करेगा कैसे, एज प्लम्यूल एंड फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया। और प्लम्यूल एंड फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया इनक्लोज होंगे किसके द्वारा, इनक्लोजेज बाई तो जो एनसीईआरटी में लिखा वही याद रखेंगे, हालो फोलियर स्ट्रक्चर। और इस हालो फोलियर स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो कोलियोप्टाइल है। इसी तरीके से जो हाइपोकॉटिल है वो भी टर्मिनेट करेगा कैसे, रेडिकल एंड रूट कैप। और रेडिकल एंड रूट कैप दोनों इनक्लोजेज बाई अनडिफरेंशिएटेड सीथ। और इस अनडिफरेंशिएटेड सीथ का नाम क्या है, कोलियोराइजा। तो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा और स्कटलम ये तीन शब्द हैं नए। चलिए हेडिंग डालिए, सीड। जरा सुन लीजिए फिर लिखिएगा आराम से। जितना आपको पहले से पता है कि किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब कई चेंजेज आते हैं। जैसे जैसे एक चेंज आता है जाइगोट से एम्ब्रायो बन जाता है, जैसे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म बन जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब सीड मिलेंगे कहाँ, तो कहोगे सीड फाउंड इनसाइड फ्रूट मिलेंगे। एक खास बात, फल के अंदर क्यों मिलते हैं, फल के अंदर इस नाते मिलते हैं कि एनिमल्स उन फल को खाएंगे और दूर ले जाकर के फेंकेंगे। जहां कहीं फेंकेंगे वहां तक सीड पहुंच जाएगा ना, इससे क्या होगा, डिस्पर्सल होगा। इसको सीड डिस्पर्सल की मैकेनिज्म बोलते हैं। दूसरा सवाल, चाहे डाइकाट का सीड हो चाहे मोनोकाट का सीड हो, सीड में दो चीजें जरूर मिलेंगी। सीड में एक तो एम्ब्रायो जरूर मिलेगा। भाई डाइकाट सीड है तो डाइकाट एम्ब्रायो होगा, मोनोकाट सीड होगा तो मोनोकाट एम्ब्रायो होगा। लेकिन एम्ब्रायो ही नहीं होगा, एम्ब्रायो के साथ हो सकता है अगर वो मोनोकाट हो चाहे डाइकाट हो, उसमें कॉटिलिडान तो मिलेगा ही। बस फर्क है भाई एक कॉटिलिडान है कि दो कॉटिलिडान है। एक कॉटिलिडान होगा तो स्कटलम होगा और दो कॉटिलिडान होंगे तो मोटे मोटे होंगे। तो हो सकता है थिक स्वैलन कॉटिलिडान मिल जाए। और क्या मिलेगा, इसके अलावा तीसरी चीज, सीड के बाहर बाहर सीड कोट पाया जाएगा। अब ये कोट कहाँ से आ गया, तो अगर थोड़ा बहुत याद हो तो जब ओव्यूल से सीड बना रहे थे तो ओव्यूल में इंटेगुमेंट होता है, ओव्यूल में
इंटेगुमेंट होता है तो उसी इंटेगुमेंट से ही क्या बन जाता है, सीड कोट बन जाता है। इंटेगुमेंट कितने होते हैं, इंटेगुमेंट कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो सीड कोट में कितनी लेयर होंगी, तो कहोगे 2 लेयर होंगी। तो बाहर वाली लेयर का नाम टेस्टा होता है, अंदर वाली लेयर का नाम टेगमेन। अभी लिखाएंगे, लिख लीजिएगा। तो जनरल बात अगर आपसे पूछा जाए सीड क्या है, तो कहोगे ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। इसी नाते सीड किस में पाए जाएंगे, तो कहोगे फ्रूट में पाए जाएंगे। और क्यों पाए जाएंगे, वो सीड डिस्पर्सल के लिए पाए जाएंगे। जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा था तो इंटेगुमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी नाते किसी भी सीड में बाहर बाहर क्या मिलेगा, सीड कोट मिलेगा। अंदर क्या मिलेगा, एम्ब्रायो मिलेगा। और क्या मिलेगा, कॉटिलिडान मिलेगा। वो अलग बात है कि भाई 1 मिलेगा या 2 मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 2 मिलेंगे तो डाइकाट होगा, मोटे मोटे होंगे। और मोटे मोटे कॉटिलिडान क्यों होंगे, उसका एक ही लॉजिक है, जब सीड जर्मिनेट करेगा तो उसी कॉटिलिडान की एनर्जी से सीडलिंग को क्या मिलेगा, एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है। एक और खास बात है, हो सकता है सीड में एंडोस्पर्म भी मिल जाए। थोड़ा बहुत अगर याद हो, क्या, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एंडोस्पर्म भी बनता है। यदि डेवलपिंग एम्ब्रायो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है तो सीड में एंडोस्पर्म नहीं मिलता है। और अगर डेवलपिंग एम्ब्रायो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करता है तो एंडोस्पर्म मिलता है। तो सीड में एंडोस्पर्म मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इसी हिसाब से दुनिया में 2 कैटेगरी के सीड होते हैं, एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड और एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। बस वही वाले एग्जाम्पल आपको बताना है, जरा आराम से बताएं किन किन में एंडोस्पर्म मिलेगा। तो पहले से पता है कि भाई कोकोनट में मिलेगा, कैस्टर में मिलेगा। और अनाज, अनाज कौन से, राइस है, व्हीट है, मेज है, बार्ली है, दुनिया भर के। ठीक है। अच्छा, किसमें किसमें नहीं मिलेगा, तो लेग्यूम फैमिली के जितने हैं, चाहे वो पी हो, चाहे वो बीन हो, चाहे वो ग्राम हो, चाहे वो चिकपी हो, चाहे वो अरहर हो, चाहे सोयाबीन हो, जितने इस टाइप के हैं इन सब में क्या मिलेगा, एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा। पहले से ही पता है कि जिसमें एंडोस्पर्म होगा वो सीड जर्मिनेशन में यूज करेंगे और जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होगा वो सीड जर्मिनेशन में यूज नहीं करेंगे। तो वो तो इससे पहले लेक्चर में जो सुनाए थे वही कहानी सुना दिए। अच्छा पढ़े, इतना लिख लेते हैं, इतना लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखते चले हमारे साथ। सीड क्या है, तो सीड वास्तव में फर्टिलाइज्ड, बेटा बातचीत ना करो, ओव्यूल है। क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, तो कहोगे ओव्यूल ट्रांसफॉर्म इनटू सीड। और क्या होगा, ओवरी ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट। इसी नाते सीड फाउंड इनसाइड फ्रूट। एक और खास बात, सीड क्या है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, तो आंसर सीड ही देंगे, फ्रूट मत दे दीजिएगा। असली चीज है सीड बनवाना, वो अलग बात है कि उसके बाहर बाहर क्या मिलेगा, फ्रूट बनेगा। तो सीड क्या है, तो कहोगे फाइनल प्रोडक्ट ऑफ
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट, तो आंसर क्या देंगे? सीड। किसी भी सीड में क्या होगा? ईच सीड हैव, तो सीड में देखो सीड कोट होगा। क्या होगा? सीड कोट होगा। और क्या होगा? इम्ब्रायो होगा। और क्या होगा? कॉटिलिडान होगा एंड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बगल में प्लस माइनस, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। किसमें होगा किसमें नहीं होगा वो भी आगे देखेंगे। जो इंटेगुमेंट हैं, जो इंटेगुमेंट हैं वही बना लेते हैं क्या? सीड कोट। इंटेगुमेंट कौन कौन से? तो इंटेगुमेंट है आउटर इंटेगुमेंट, और है इनर इंटेगुमेंट। तो जब सीड कोट बनाएंगे तो ये बनाएंगे आउटर सीड कोट, और ये बनाएंगे इनर सीड कोट। आउटर सीड कोट को कहते हैं टेस्टा और इनर सीड कोट को कहते हैं टेगमेन। बड़े बेटा, जैसे मान लेते हैं कि ये सीड है, तो अभी मैंने बताया कि सीड में हमको क्या मिलेंगे? 2 सीड कोट मिलेंगे। और अंदर हमको क्या मिलेगा? तो अंदर हमको मिलेगा इम्ब्रायो। ये क्या है? तो बाहर वाले सीड कट का नाम टेस्टा, अंदर वाले का नाम टेगमेन, और दोनों को मिला के बनाते चलें सीड कोट कहते हैं। ये क्या है? ये इम्ब्रायो है। और इम्ब्रायो में कई चीजें होंगी, जैसे इम्ब्रोनल एक्सिस होगा, कटिलिडान होगा, और हो सकता है इसमें हमको क्या मिल जाए? एंडोस्पर्म मिल जाए, वो अलग मसला है। एक चीज और मिलेगी, चने का सीड देखें, जैसे मान लेते इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का बना होता है ऐसे यहां, और यहां एक छोटा सा छेद होता है, ये स्मॉल पोर होता है सीड में, और ये सीड कोट है। इसके अंदर देखेंगे तो मोटे मोटे 2 क्या पाए जाएंगे? कॉटिलिडान पाए जाते हैं। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर सीड में स्मॉल पोर जो होता है वो क्या है? तो कहोगे ये माइक्रोपाइल है। सीड में छोटा सा जो छेद है वो क्या है? माइक्रोपाइल है। क्यों होता है? तो सीड जर्मिनेशन के समय सीड के अंदर वाटर जाएगा, ऑक्सीजन जाएगी, वो इसी थ्रू जाएगी। काहे के लिए? फॉर एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनसाइड सीड। कब? एट
टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। आगे बढ़े। सीड में एंडोस्पर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। होगा तो एंडोस्पर्म कहां से आया ये आपको बताना पड़ेगा, और नहीं होगा तो एंडोस्पर्म कहां चला गया ये भी आपको बताना होगा। बढ़े बेटा। seed may have एंडोस्पर्म। जरूरी नहीं है ऑल सीड हैव एंडोस्पर्म, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला टाइप है एंडोस्पर्मिक सीड। या इसी का दूसरा नाम, इसी बार आया है यह सवाल, एल्ब्यूमिनस सीड। तो चाहे एंडोस्पर्मिक सीड कहो चाहे एल्ब्यूमिनस सीड कहो, बस हमको क्वेश्चन बता दो। तो पहला सवाल तो यही है कि एंडोस्पर्म परसिस्ट इन सीड, बताओ कहां से आया। तो वही कहानी है कि डेवलपिंग एम्ब्रायो ने पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं किया। दूसरा सवाल, एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग क्या एम्ब्रायो। अच्छा अब ये है तो इसका इस्तेमाल कहां करोगे, इस एंडोस्पर्म को यूज करेंगे कहां, सीड जर्मिनेशन में। एंडोस्पर्म यूटिलाइज इन सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन। फिर क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ पूछा ही जा रहा है। तो जैसे कैस्टर पहले से पता है, कोकोनट और सीरियल अनाज। अनाज बताओ कौन कौन से लिख दें। व्हीट है, मेज है, राइस है, बार्ली है। अगला लिख लेते हैं, नान एंडोस्पर्मिक सीड, या इसी का दूसरा नाम है इक्स एल्ब्यूमिनस सीड। वही 3 क्वेश्चन के जवाब आपको देने हैं। जैसे एंडोस्पर्म होगा कि नहीं होगा, तो नो एंडोस्पर्म परसिस्ट इन सीड। तो चला कहां गया, तो पहले से बता है क्या, एंडोस्पर्म
एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम बाई किसके द्वारा? डेवलपिंग एम्ब्रायो के द्वारा। तीसरा, तो क्या एंडोस्पर्म सीड जर्मिनेशन में यूज होगा? नहीं होगा। नॉट अवेलेबल फॉर सीड जर्मिनेशन। तो क्या इनका सीड जर्मिनेशन नहीं होगा क्या? अगर होगा तो फिर कहां से होगा? तो जितने लेग्यूम वाले लोग हैं वो लोग मोटे मोटे कॉटिलीडान बना लेते हैं और वही एनर्जी देंगे सीडलिंग को। और कब तक देंगे? जब तक पत्तियां ना बन जाएं, फोटोसिंथेसिस ना होने लगे। तो ये स्पेशल पॉइंट लिख लेंगे। इन लेग्यूम थिक एंड swollen cotyledon क्या करेंगे? तो प्रोवाइड एनर्जी फॉर सीड जर्मिनेशन। कब तक? सीड जर्मिनेशन टू सीडलिंग अप टू क्या ना शुरू हो जाए? फोटोसिंथेसिस स्टार्ट। अब एग्जाम्पल बता दो बस, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन कौन से लिख लेंगे? तो पी लिख लो, चिक पी लिख लो, बीन, ग्राम, ग्राउंड नट, सोयाबीन। कोई बचा तो नहीं? हाँ बचा। दूसरा एग्जाम्पल जो स्पेशल है वो याद रखिएगा, आर्किड। याद रखिएगा आर्किड मोनोकाट है। तो मोनोकाट में तो एंडोस्पर्म था लेकिन यहां गायब है, तो याद रखिएगा ये मोनोकाट है। जरा सुन लीजिए, एक सीड होता है जिसका नाम पेरीस्पर्मिक सीड है। अब सवाल है ये कौन सा सीड आ गया भाई? जिसमें एंडोस्पर्म था उसका नाम एंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं था उसका नाम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ये बात तो समझ में आती, ये कौन सा सीड है? तो हुआ ये है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। तो ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट हो रहा था उस दौरान ओव्यूल में जो न्यूसेलस होता है वो डीजनरेट हो जाता है। अब न्यूसेलस अगर डीजनरेट हो जाएगा तो क्या न्यूसेलस सीड में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ज्यादातर सीड में न्यूसेलस नहीं मिलता है, लेकिन कुछ पौधे हैं जिनके सीड में न्यूसेलस बचा रहता है। तो यदि न्यूसेलस पूरी तरीके से डीजनरेट नहीं हुआ और सीड में परसिस्ट कर गया, भाई जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा तो उसके अंदर न्यूसेलस मिल जाएगा। तो बचे हुए न्यूसेलस का नाम पेरीस्पर्म है। बचे हुए न्यूसेलस का नाम पेरीस्पर्म है, या परसिस्टेंट न्यूसेलस का नाम पेरीस्पर्म है। तो सीड का नाम क्या रख दोगे? पेरीस्पर्मिक रख दोगे। तो जिन सीड में परसिस्टेंट न्यूसेलस हो या रेमिनेंट न्यूसेलस हो, जबकि फर्टिलाइजेशन के बाद न्यूसेलस को डीजनरेट हो जाना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, तो अगर बच गया तो बचे हुए न्यूसेलस का नाम पेरीस्पर्म है। तो सीड का नाम क्या रखोगे? पेरीस्पर्मिक सीड लिख लो। सीड
विथ परसिस्टेंट न्यूसेलस। और परसिस्टेंट न्यूसेलस को कहते क्या है? पेरीस्पर्म। तो जिसमें पेरीस्पर्म होगा उसका नाम क्या रखोगे? पेरीस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल याद रखना है, तो दो एग्जाम्पल हमको याद रखने हैं। एक कौन सा है? काली मिर्च, और दूसरा चुकंदर याद रखना है। साइड हेडिंग डालिए, सीड डार्मेंसी। जैसे जैसे हेडिंग डाल लीजिए, जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है उसके अंदर का एम्ब्रायो मैच्योर होगा। अगर एम्ब्रायो मैच्योर होगा तो कहेगा हम डेवलप करके नया पौधा बनाएंगे। लेकिन एक समस्या खड़ी होगी। जैसे मान लेते हैं कि गेहूं की फसल है, गेहूं मई जून के महीने में तैयार होता है, भयंकर गर्मी में उसके सीड रेडी होते हैं। यदि उसी समय गेहूं को फिर से खेत में बो दिया जाए तो फिर क्या होगा? अच्छे से सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि उस हाई टेम्परेचर पर उसका जो सीडलिंग होगा वो जीवित बचेगा ही नहीं। तब तो सारी फसल ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी, स्पीसीज ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि सीड के अंदर जो एम्ब्रायो है उसको इनएक्टिव स्टेट में कर दिया जाए, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या कर दी जाए? स्लो कर दी जाए। इतना स्लो कर दी जाए कि एम्ब्रायो मरे ना, लेकिन कुछ करे भी ना, चुपचाप अंदर पड़ा रहे। तो ऐसी स्टेट जिसमें एम्ब्रायो की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन कर दी जाए और इस स्थिति में पहुंचा दिया जाए कि एम्ब्रायो इनएक्टिव स्टेट में चला जाए, उसी को कहते हैं सीड डार्मेंसी। क्यों करना पड़ा ये? तो ये इस नाते करना पड़ा कि कंडीशन अभी अनफेवरेबल है। जैसे गेहूं की हम बात कर रहे हैं तो मई जून में भयंकर गर्मी हो रही है, उस समय अगर नया सीडलिंग बनेगा तो वो जनरेट नहीं हो ही नहीं पाएगा, डैमेज हो जाएगा, इतना गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। तो एडवर्स कंडीशन है तो सीड में क्या हो जाएगी? डार्मेंसी। कैसे करते हैं डार्मेंसी? एम्ब्रायो से कहते हैं चुपचाप बैठे रहना, अब कुछ करना नहीं। तो ऐसे तो मानेगा नहीं एम्ब्रायो, तो क्या करेगा? तो इसमें से वाटर कम कर देते हैं तो सीड ड्राई हो जाते हैं। तो 10 से 15% वाटर क्या करते हैं? लॉस। अगर 100% लॉस कर दे तो 100% लॉस कर देंगे, ना सीड बचेगा ना उसके अंदर का एम्ब्रायो बचेगा। तो 10 से 15% वाटर लॉस हो जाएगा, सीड ड्राई हो जाएगा, थोड़ा सा इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा, डार्मेंसी। ये क्यों किया गया है? ये वास्तव में प्रोटेक्शन है एम्ब्रायो का। किससे? अनफेवरेबल कंडीशन। और जब कंडीशन फेवरेबल होगी तब, जब कंडीशन फेवरेबल होगी फिर से क्या होगा? डार्मेंसी ब्रेक हो जाएगी, एम्ब्रायो एक्टिव हो जाएगा और सीड जर्मिनेट हो जाएगा। लिख लीजिए, एज सीड मैच्योर इट बिकम रिलेटिवली ड्राई। कैसे? 10 से 15%, 10 to 15% क्या कर देंगे? वाटर लॉस कर देंगे। और क्या होगा? एज सीड मैच्योर, एम्ब्रायो किस में चला जाएगा? एम्ब्रायो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाएंगी? स्लो डाउन हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? एम्ब्रायो इनएक्टिव फेज में चला जाएगा। और इनएक्टिव फेज का मतलब ही है डॉर्मेंट हो जाएगा। इसी घटना को कहेंगे क्या? सीड डार्मेंसी। क्यों करते हैं? सीड डार्मेंसी टू प्रोटेक्ट
embryo from unfavorable condition। जब एज कंडीशन बिकम क्या फेवरेबल, अगर कंडीशन फेवरेबल हो गई तो क्या होगा, फिर सीड जर्मिनेट करेगा। हेडिंग डालिए फ्रूट। लिख लिया था, हेडिंग डालें फ्रूट। वैसे 11th वाली एनसीईआरटी में भी फ्रूट दिया हुआ है और इससे बेहतर फ्रूट वहां दिया हुआ है, ठीक है, वहां भी दिया है, यहां भी सीड भी यहां भी दिए वहां भी दिए हैं, ठीक है। तो फ्रूट में फिर भी 3-4 क्वेश्चन सुन लेते हैं, फिर लिख लेंगे, बेहतर वाला वहीं पढ़ेंगे। पहला सवाल ये है कि फ्रूट क्या है, तो कहोगे फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वही तो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, इसका मतलब फ्रूट है क्या, तो कहोगे फर्टिलाइज्ड ओवरी है, एक क्वेश्चन। तो जब फ्रूट बन रहा होगा ओवरी से तो उसी दौरान क्या हो रहा होगा, उसी दौरान जो ओव्यूल है वो सीड में भी तो कन्वर्ट हो रहा होगा। इसी नाते सीड किस में मिलेंगे, फ्रूट मिलेंगे। एक फल में कितने सीड में मिलेंगे, अरे तो भाई अगर एक ओव्यूल होगा तो एक सीड मिलेगा और एक से ज्यादा ओव्यूल होंगे तो एक से ज्यादा सीड मिलेंगे। इसका मतलब किसी भी फल में सीड की संख्या किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ ओव्यूल। क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है कि क्या नंबर ऑफ ओव्यूल का नंबर ऑफ सीड से कोई रिलेशन है, कहोगे हाँ पक्का रिलेशन है। क्या, जितने नंबर ऑफ ओव्यूल होंगे उतने नंबर ऑफ सीड होंगे। और सुन लेते हैं, जब ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही थी तो ओवरी की जो वाल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ओवरी की वाल फ्रूट वाल में कन्वर्ट हो जाएगी। 11th वाली एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, जैसे मान लेते ये मैंगो है, वैसे ऐसा होता नहीं, चलो ठीक कोई बात नहीं, चाहे जैसा हो टेंशन न लीजिए। अरे ठीक है, तुम्हारे बाग में हो सकता दूसरा होता हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुन ले जरा ध्यान से, होता क्या है, किसी भी फ्रूट में अगर ध्यान से देखेंगे तो 3 लेयर पाई जाती हैं। ये होता है इपीकार्प, ये होता है मीजोकार्प, ये होता है इंडोकार्प। और इन तीनों को मिला करके पेरिकार्प कहते हैं। अब ये सुन लो बेटा, फिर लिख लीजिएगा पेरिकार्प। तो पेरिकार्प कहो चाहे इसी को कहते हैं फ्रूट वाल। तो ये फ्रूट वाल आई कहां से, तो वास्तव में ये ओवरी की ही वाल है। तो ओवरी वाल से क्या बन जाती है, फ्रूट वाल, और फ्रूट वाल का नाम पेरिकार्प होता है। पेरी का मतलब होता है के चारों तरफ, और कार्प का मतलब फ्रूट ही होता है। तो फल में जो चारों तरफ पाई जाएगी उसका नाम क्या होगा, पेरिकार्प। अभी 11th वाले में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि पेरिकार्प में 3 लेयर होती हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एपिकार्प बाहर बाहर, मीजोकार्प बीच बीच, एंडोकार्प अंदर अंदर। कैसा होगा वो वहीं पढ़ेंगे। दूसरा सवाल, फ्रूट दुनिया में 2 टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिसमें जो ये पेरिकार्प है ये पूरी तरीके से सूख जाता है। तो अगर पेरिकार्प सूख जाएगा तो सीड से चिपक जाएगा। ऐसे फल को कहते हैं ड्राई फ्रूट। फिर से सुनते हैं, कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें जो ये पेरिकार्प है ये बिल्कुल सूख जाता है, इतना सूख जाता है कि सीड के सरफेस से चिपक जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा ड्राई फ्रूट।
लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ये सूखता नहीं है, ये मोटा बना रहता है, जैसे सामने डायग्राम बना है मैंगो का। तो इस फ्रूट को कहते हैं फ्लेसी फ्रूट। तो दुनिया में फ्रूट हो गए दो प्रकार के, कौन से? ड्राई फ्रूट और फ्लेसी। किस आधार पर कहते हो? तो अगर पेरिकार्प ड्राई है तो फ्रूट का नाम ड्राई फ्रूट है, और अगर पेरिकार्प थिक है, फ्लैसी है, तो फ्रूट का नाम फ्लैसी। ड्राई फ्रूट के एग्जाम्पल यहां कौन से दिए हैं? यहां ड्राई फ्रूट के दो एग्जाम्पल दिए हैं। एक ग्राउंड नट दिया है, वो तो समझ में आ रहा है। दूसरा मस्टर्ड दिया है, दूसरा मस्टर्ड दिया है। तो जब कभी आपका ड्राई फ्रूट खाने का मन करे तो क्या खा लो? मस्टर्ड। अब मस्टर्ड में क्या खाओगे? तब ड्राई फ्रूट खाओगे। तो मस्टर्ड के जो दाने होते हैं, वो छोटे छोटे सरसों के दाने, वो वास्तव में तो सीड हैं। वो क्या है? सीड हैं। लेकिन जब सरसों तैयार होती है तो उसकी एक फली होती है जिसको पॉड कहते हैं। तो जो सरसों की फली है वो सूख जाती है, उसी का नाम क्या होता है? ड्राई फ्रूट होता है। तो अगर ड्राई फ्रूट खाना है तो सरसों की क्या खा जाए? फली खा जाए। अच्छा, मटर देख ले। मटर की फली होती है, मटर की फली, मटर के सीड होते हैं। तो अगर मटर की फली है तो सीड, वो मटर की जो फली है वो फ्लैसी में आएगी कि ड्राई में आएगी? तो जब वो हरी रहेगी तो वो फ्लैसी फ्रूट होगी, और जब सूख जाएगी तो भी क्या हो जाएगी? ड्राई फ्रूट। अच्छा, मूंगफली जैसी थी वैसी है, वो चेंज नहीं होती है। तो ध्यान से सुने, जो याद रखना है, ड्राई फ्रूट के एग्जाम्पल ग्राउंड नट में किसी को कोई शक नहीं है, एग्जामिनर को पता पूछेगा नहीं। मस्टर्ड में हमेशा शक रहेगा। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन ड्राई फ्रूट है, पहला ऑप्शन मस्टर्ड, तुरंत काट दोगे। मस्टर्ड कहाँ ड्राई फ्रूट है? काजू है, बादाम है, ये है, वो है। आपने सुना कभी मस्टर्ड ड्राई फ्रूट है? लेकिन मस्टर्ड क्या है? ड्राई फ्रूट है। और फ्लैसी फ्रूट, तो जितने फ्लैसी, जितने रसीले हैं, आम सबसे बेहतर है, मैंगो है, ऑरेंज है, गुआवा है, और भी दुनिया भर में क्या है? ड्राई फ्रूट की जगह फ्लैसी फ्रूट पाए जाते हैं। इतना लिख लो, फिर आगे बताते हैं। अब ज्यादा खुश ना हो, लिखो। फ्रूट क्या है? तो कहोगे फर्टिलाइज्ड ओवरी है। जब एज ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, क्या उसी समय ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। इसी नाते सीड प्रेजेंट इन फ्रूट, नंबर ऑफ सीड इक्वल टू नंबर ऑफ ओव्यूल। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक और खास बात, एज ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, कामा क्या? जो ओरी वाल होगी, मेक फ्रूट वाल। और फ्रूट वाल को कहोगे क्या? पेरिकार्प। और अगर पेरिकार्प सूखा है तो ड्राई फ्रूट, और पेरिकार्प सूखा नहीं है तो फ्लैसी फ्रूट। इफ पेरिकार्प बिकम ड्राई, क्या हो जाएगा? ड्राई फ्रूट कहोगे। और ड्राई फ्रूट के एग्जाम्पल तो दो बचाओगे, ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड। और अगर पेरिकार्प क्या हो?
बिकम फ्लैसी एंड जूसी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्लैसी फ्रूट हो जाएगा। और फ्लैसी फ्रूट के एग्जाम्पल मैंगो, ऑरेंज, गुआवा। है दुनिया में बहुत सारे, जितने लिखे उतने याद रखो। ध्यान से सुने। फ्रूट, दुनिया में फ्रूट दो टाइप के होते हैं, असली और नकली। असली और नकली का मतलब क्या है? जो वो घर में टेबल होती है, डिनर वाली टेबल, डाइनिंग टेबल, उस पर रखे रहते हैं ना, वो वाले नकली नहीं होते हैं। वो तो नकली होते ही हैं, लेकिन ये कौन से नकली, वो देखो, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कोई भी फ्रूट जो सिर्फ ओरी से बने, क्योंकि ओरी से ही बनना है। अगर ओरी से बने और बाकी के हिस्से, तो बाकी हिस्से हैं कौन से? तो बाकी कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, ठीक है। गाइनीशियम को मत सुखा देना, गाइनीशियम में ही तो ओरी है। तो कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, थाइलमस, सब चीज क्या हो जाए? सूख के गिर जाए, बस केवल क्या बचे? ओरी ही बचे, तो उसका नाम होगा ट्रू फ्रूट। लेकिन यदि ओरी के साथ कुछ और भी शामिल हो जाए, जैसे थैलमस शामिल हो जाए, तो ओरी के साथ शामिल होगा। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि केवल थैलमस फ्रूट बना लेगा। अगर ओरी नहीं तो फ्रूट बनेगा ही नहीं, लेकिन ओरी के साथ अगर कुछ लग जाए तो उसका नाम क्या होगा? फॉल्स फ्रूट। जैसे इसके दो बढ़िया एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं, एक एप्पल है, एक स्ट्रॉबेरी है, एक और बढ़ा लीजिएगा काजू। काजू भी किस में आता है? फॉल्स फ्रूट में आता है। अब जो आप काजू खाते हो वो नहीं है उसका फल, फल उसका दूसरा होता है, ठीक है। तो काजू भी किस में आता है? फॉल्स फ्रूट में आता है। तो असली और नकली में क्या अंतर हुआ? जो सिर्फ ओरी से बने, बाकी हिस्से सूख के गिर जाएं, उसका नाम असली फ्रूट। जैसे सामने डायग्राम बना है मैंगो। लेकिन अगर ओवरी के साथ कुछ और पार्टिसिपेट कर जाए, जैसे थैलमस पार्टिसिपेट कर गया, तो उसका नाम फॉल्स फ्रूट। और फॉल्स के तीन एग्जाम्पल कौन कौन से? एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैज्यू। एक और क्वेश्चन सुन लीजिए। सामान्य फ्रूट, नॉर्मल फ्रूट, जिसमें सीड पाया जाता है। तो जिसमें सीड पाया जाता है वो फ्रूट हमेशा फर्टिलाइजेशन से बनता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे फल हैं जिसमें सीड नहीं पाए जाते हैं, जैसे बनाना। तो अगर किसी में सीड नहीं है, इसका मतलब है ये बिना फर्टिलाइजेशन के बना है। तो यदि कोई बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा तो उस फ्रूट का नाम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है। इसी नाते पार्थिनोकार्पिक फ्रूट सीडलेस होते हैं। जैसे जैसे बनाना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसा होता है? तो कहोगे सीडलेस। क्यों? पार्थिनोकार्पिक। लेकिन अंगूर में भी तो नहीं होते हैं। तो अंगूर में कुछ में सीड होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, पार्थिनोकार्पिक फल दो कैटेगरी के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जैसे बनाना, प्राकृतिक रूप से उसमें पार्थिनोकार्पी होती है। लेकिन यदि किसी चीज का छिड़काव करके पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कराई जाए तो उसको क्या कहोगे? आर्टिफिशियल। तो अंगूर में आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी कराई गई है। अगर नेचुरली होता तो उसमें भी क्या मिलते? सीड मिलते। अब पार्थिनोकार्पी इंड्यूस किससे करेंगे? तो हार्मोन चैप्टर में जाएंगे, वहां लिखा है ऑक्जिन में क्या? इट इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। कहने का मतलब है कि ग्रोथ हार्मोन का अगर एप्लीकेशन करोगे तो क्या इंड्यूस हो जाएगी? पार्थिनोकार्पी इंड्यूस। किसमें किसमें पार्थिनोकार्पी नहीं करोगे? तो भैया जिसमें सीड खाओगे, तरबूज में, तरबूज में तो कर ही देना चाहिए। सारा डिस्टरबेंस तो सीड ही का है। ना सीड हो तरबूज खाने में कितना आनंद आए। अच्छा, पपाया में उसमें कर देना चाहिए। अच्छा, अंगूर में उसमें कर देना चाहिए। अच्छा, अनार में, अनार में अगर पार्थिनोकार्पी कर दिए तो जो खाते वही गायब हो जाएगा, क्योंकि उसमें खाते क्या हैं? सीड कोट खाते हैं। क्या खाते हैं? सीड कोट खाते हैं। अब न सीड होगा न सीड कोट होगा। तो आया हुआ सवाल है, किसमें पार्थिनोकार्पी नहीं करोगे? तो बहुतों में नहीं करेंगे। जिन जिन में क्या खाते हैं? सीड कोट। ग्राउंड नट में कर दें है? तो ग्राउंड नट में भैया अगर पार्थिनोकार्पी कर दोगे तो सीड गायब हो जाएगा, और सीड ही तो खाते हो। तो किसमें किसमें नहीं करोगे? तो कहोगे जिसमें जिसमें क्या खाते हो? सीड खाते हो। लिखो,
ट्रू फ्रूट, फ्रूट बेटा लिखते चले, फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम ओनली ओरी, केवल ओरी से बने जबकि अदर पार्ट सूख के गिर जाएं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मोस्ट ऑफ फ्रूट। जबकि दूसरा कौन सा है? फॉल्स फ्रूट। ये कौन से हैं? फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम, कहां से? पार्ट अदर देन ओवरी। अगर अदर देन ओवरी है, जैसे लाइक थाइलमस। ये मत समझ लीजिएगा कि केवल थैलमस से बना दोगे, ओरी के साथ होगा। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक से एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड काजू। नॉर्मल फ्रूट, ऐसा फ्रूट जिसमें सीड पाया जाए। तो जिसमें सीड पाया जाएगा ये कैसे बनता है? फार्म आफ्टर क्या? फर्टिलाइजेशन। और चौथा है पार्थिनो कार्पिक फ्रूट। तो पार्थिनो कार्पिक कौन से होते हैं? तो फ्रूट विदाउट सीड या सीड लेस फ्रूट। या सीडलेस फ्रूट क्यों बनते हैं? विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब बिना फर्टिलाइजेशन के अगर बनेंगे, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल दो हैं। एक याद रखिएगा बनाना, और दूसरा याद रखिएगा ग्रेप्स। बस फर्क समझ लीजिए, बनाना नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है जबकि ग्रेप्स आर्टिफिशियल है। नेचुरल पार्थिनोकार्पिक, जबकि ये क्या है? आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पिक। तो आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पिक बनेंगे कैसे? तो पार्थिनोकार्पिक को इंड्यूस किया जाता है किसके द्वारा? ग्रोथ हार्मोन जैसे ऑक्सिन। तो इसे नीचे लिख देंगे। पार्थिनोकार्पी इंड्यूस बाई ग्रोथ हार्मोन जैसे कौन सा? ऑक्सिन। यहां तक हो गया सबका? चलिए हेडिंग डालिए, एडवांटेज
ऑफ सीड। सुन लीजिए फिर लिखिएगा। एनसीईआरटी में ऐसे कहानी बताई गई है कि किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब पॉलिनेशन होता है, तो वो वाटर पर इंडिपेंडेंट होता है। ज्यादातर वाटर से मतलब ही नहीं है, क्योंकि वाटर पॉलिनेशन बहुत कम लोगों पर है, मतलब वाटर पर डिपेंडेंसी उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल किस पर डिपेंड है? तो आंसर दोगे फॉर्मेशन ऑफ सीड। अगर सीड ना बने, सिर्फ इतना सोचो, तो अगर सीड नहीं बनेगा तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल ब्रेक हो जाएगी। कैसे? अभी गेहूं वाला समझाए हैं। मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लांट के सीड प्रिपेयर हो गए और उस समय एडवर्स कंडीशन है, लेकिन अगर उसी समय उनको बाध्य किया जाए कि तुम इसी समय जर्मिनेट करो, तो क्या होगा? तो जर्मिनेट होंगे, सीडलिंग मर जाएगा, तो स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी। आप सोचो, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सीड का फॉर्मेशन ना किया जाए तो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सीड ही है जो उनकी लाइफ साइकिल को चला रही है। तो सीड का बनना एनसीईआरटी में डिपेंडेबल लिखा है, सीड फॉर्मेशन डिपेंडेबल है। एक क्वेश्चन। दूसरा, तो पहला फायदा क्या मिला कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल चलाने में सबसे बड़ा ये रोल किसका है? सीड का है। अब रोल कैसे है? तो रोल आपको पहले से क्लियर है। सीड क्या करता है? डोरमेंसी करता है, एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट कर लेता है, उसका हार्ड सीड कोट एम्ब्रायो को एडवर्स कंडीशन का समय गुजार देता है। जब कंडीशन फेवरेबल आती है तो सीड क्या होता है? जर्मिनेट होता है। ये तो लाखों सदियों सालों से हो रहा है। फिर हम लोगों ने खेती करना शुरू किया, तो जब खेती करते हैं तो वहां भी यही कॉन्सेप्ट है कि भाई एक गेहूं की फसल अभी तैयार हुई, अभी मान लेते हैं किसमें? मई जून महीने में। तो मई जून महीने में गेहूं की फसल तैयार होती है, लेकिन गेहूं बोया कब जाता है? जो ये महीना चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, तो बीच में 6 महीने का टाइम है। ये 6 महीने क्या होगा? तो इस 6 महीने सीड अपने अंदर एम्ब्रायो को बचा के रखेगी। तो अगर सीड ना होते तो क्या अगले सीजन में फसल उगा पाते? ना उगा पाते। तो सीड है बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। अभी सीड हटा दो, खेती ही खत्म हो जाएगी, बहुत लिमिटेड बचेगी, खासकर वो पौधे बचेंगे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते होंगे। ठीक, तो सीड ना होता तो खेती ना होती, और खेती ना होती तो खाते क्या? क्योंकि सीड के अंदर बहुत सारा रिजर्व फूड है, और वही रिजर्व फूड आप साल भर खाते हो, और उसी में से कुछ बचा लेते हो तो अगले सीजन में उसको बो देते हो, नए सीजन में क्रॉप को रेज करते हो। तो सीड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वास्तव में इस राते रखे गए हैं कि कल को जब सीडलिंग जर्मिनेट करेगा तो उसको एनर्जी देते रहेंगे। एक और खास बात, सीड बना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है तो इसका मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आया होगा, तो वेरिएशन भी तो इसके अंदर रखी है, तो नई प्रोजेनी बेहतर बनेगी। एक और खास बात, सीड एडाप्ट करता है बहुत सारी सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म को। आप सोचो, एक जगह पेड़ लगा है, उसमें फल लगे हैं, उसके अंदर सीड हैं, अगर सब वहीं गिर जाएंगे तो सारे पौधे वहीं उगेंगे, तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे? तो इसका एक ही तरीका है कि सीड दूर जाएं। अब सीड दूर जाने के बहुत सारे तरीके हैं। सीड डिस्पर्सल आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं कि मान लेते हैं कि कोई एनिमल है, उसने किसी फल को खा लिया, सीड सहित खा लिया। ठीक है, सीड सहित खा लिया तो वहीं बैठा तो रहेगा नहीं, अपना घूमेगा यहाँ वहां, 2-3 किलोमीटर आगे चला गया, फिर वो सीड फ्रूट जो था वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गुजरा, फ्रूट तो डाइजेस्ट हो गया, सीड नहीं डाइजेस्ट होगा। सीड का जो कोट है वो काफी ज्यादा रेजिस्टेंट है, और जब फीकल मैटर पास होगा तो उसके साथ सीड भी पास हो जाएंगे, और जहां फीकल मैटर रिलीज होगा वहीं सीड पहुंच जाएंगे। वो पेड़ से हो सकता 5 किलोमीटर दूर हो सकता 10 किलोमीटर दूर हो, तो जहां चले गए तो सीड तो अंदर अंदर खुश है, खा लिया, अच्छी बात खा लिया, बस जाओ, यहाँ रुको नहीं, दूर चले जाओ। तो सीड के डिस्पर्सल का फायदा क्या होगा? तो सीड के डिस्पर्सल का फायदा होगा कि पौधा जहां होगा वहां से दूर किसी जगह क्या कर सकेगा? कॉलोनी बना सकेगा, कॉलोनाइज हो सकेगा। तो बहुत सारे फायदे किसके हैं? सीड के हैं। हम लिख रहे हैं, आप लिख डालिए। पहला फायदा, सीड
एंजियोस्पर्मिक लाइफ साइकिल मोर डिपेंडेबल ऑन सीड फॉर्मेशन। एनसीईआरटी में जानते हो कैसे लिखा है कि एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल वाटर पर डिपेंड नहीं है, लेकिन किस पर डिपेंड हो गई? सीड फॉर्मेशन पर डिपेंड हो गई। ठीक, दूसरा सवाल, सीड में क्या होती है? डार्मेंसी होती है। ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। एम्ब्रायो इन किस कंडीशन में? एडवर्स कंडीशन में। तीसरा, सीड कोट प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रायो। चौथा, सीड में बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्रोवाइड हो जाते हैं किसको? सीडलिंग। कब? सीड जर्मिनेशन के समय। सीड बेसिस है किसका? एग्रीकल्चर। क्यों? फार्मर करते क्या हैं? यूज करते हैं सीड का टू ग्रो क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन। और यूज एज फूड बाई क्या? ह्यूमन। सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं, तो बताओ इसमें क्या होगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या क्या होगी? वेरिएशन। शुरू करें। चलिए साइड हेडिंग डालें, वायबिलिटी। इससे पहले कहां पढ़े थे वायबिलिटी? इससे पहले वायबिलिटी पढ़े थे पालेन ग्रेन की। क्या था? तो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं कि किसी भी एंथर से जब पालेन ग्रेन रिलीज होते हैं तो किसी ना किसी तरीके से वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद उनको फर्टिलाइजेशन करना है। अगर पहुंचने से पहले ही पालेन ग्रेन की सेल की डेथ हो जाए तो पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे पालेन ग्रेन में ये कहा गया था कि पालेन ग्रेन को वायबल रहना चाहिए, पालेन ग्रेन को अपनी वायबिलिटी लॉस नहीं करनी चाहिए बिफोर रीचिंग ऑन स्टिग्मा। बिल्कुल वैसे यहाँ है। जैसे मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट के सीड डेवलप हुए, सीड के अंदर एम्ब्रायो है, तो सीड चला जाएगा किसमें? डार्मेंसी स्टेट में चला जाएगा। लेकिन कब तक? तो कहेगा वो समय जब तक सीड के अंदर एम्ब्रायो जिंदा बचा रहे, और जब तक एम्ब्रायो जिंदा होगा तब तक उसके पास जर्मिनेट करने की क्षमता होगी। तो वायबिलिटी ऑफ सीड का मतलब है
एबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट, सीड के जर्मिनेट होने की जो पीरियड है उसी को कहते हैं वायबिलिटी पीरियड। अब कितने दिन बाद तक जर्मिनेट हो सकता है? तो सामान्यतः जो प्लांट है उनकी वायबिलिटी लॉस हो जाती है कुछ महीनों में। जैसे गेहूं की कितनी देर के है भाई, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, ठीक है। तो वायबिलिटी लॉस हो जाती है महीनों में या फिर कुछ सालों में। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके सीड की वायबिलिटी हजारों सैकड़ों साल होती है, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ईयर होती है। उसके दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं। एक नाम दिया है ल्यूपिन, लुपिनस आर्कटिकस। ये आर्कटिक टुंड्रा से सीड मिला खुदाई करने वालों को, और आश्चर्यजनक रूप से इसकी वायबिलिटी 10,000 साल। तो 10,000 साल तो काफी ज्यादा टाइम हो गया। खेती कब से शुरू हुई है? खेती भी 10,000 साल पहले शुरू, मतलब पहले 10,000 साल पहले जो बोए थे वो अब मिला, ठीक है। तो 10,000 साल तक सीड के अंदर क्या बची रही? वायबिलिटी बची रही। अभी लेटेस्ट में एक और खोजा गया है, कौन सा? खजूर, डेट पाम, फेनिक्स डेक्टाइलीफेरा। कितने हजार साल? 2,000 साल। कहाँ मिला? किंग हेराड एक पैलेस है, उसमें खुदाई कर रहे थे। राजा साहब जब मरे होंगे तो खजूर खा के मर गए, ठीक है। और उनके पैलेस में मिल गया सीड, कितना साल का? 2,000 साल पुराना। तो 2,000 क्वेश्चन पूछेगा ओल्डेस्ट वायबल सीड किसका है, किसका दोगे? तो आंसर देंगे ल्यूपिन, लुपिनस आर्कटिकस। लिख लीजिए 4-5 पॉइंट। तो वायबिलिटी का क्या मतलब है? किसी सीड की जर्मिनेट होने की जो एबिलिटी है उसी को क्या कहते हैं? वायबिलिटी। लिख लीजिए। पीरियड ऑफ सीड, पलट के लिखते हैं, यह एबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट। दूसरा वेरिएबल होता है। पीरियड ऑफ वायबिलिटी ऑफ सीड कब तक जर्मिनेट रहे करेगा? तो जब तक उसके अंदर का एम्ब्रायो सरवाइव करेगा। वायबिलिटी ऑफ सीड लॉस इन फ्यू मंथ कुछ महीनों से सालों तक में वायबिलिटी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। उसके बाद जर्मिनेट नहीं करेगा। लेकिन इन सम प्लांट क्या सीड रिमेन वायबल हंड्रेड्स सैकड़ों साल। इसके दो एग्जाम्पल हैं। पहला लुपिन, लुपिनस आर्कटिकस। सीड वायबल रहा कितना? ज्यादा जीरो तो नहीं हो गए? 10,000 साल। इसका मतलब ये ओल्डेस्ट वायबल सीड है ना। और दूसरा है डेट पाम। कौन सा? फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा।
इसका जो सीड है वाइबिल है कितने दर 2000 साल। कहां से मिला था? हाँ, ये कहां से मिला था ल्यूपिन वाला? फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। और ये कहां से मिला? फ्रॉम किंग हेरोड पैलेस। ये कहां है? नियर डेड सी। डेड सी के पास है। लिख लिया? बढ़े आगे। ये न भूलिएगा दो नाम, फेनिक्स डिक्टाइलीफेरा और लुपिनस आर्कटिकस। इस हेडिंग जहां एनसीईआरटी ने सीड हेडिंग डाली है उसमें सबसे आखिरी का जो पैराग्राफ है उसमें नंबर ऑफ सीड की बात की है। ये लिख लिया? तो हेडिंग डालिए नंबर ऑफ सीड। किसी भी फ्रूट में कितने सीड होंगे? अभी पीछे बता के आए हैं जितने ओव्यूल उतने सीड, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी कितने होंगे? फिर भी कितने होंगे? तो या तो भाई कम से कम एक होगा जैसे मैंगो, लेकिन सैकड़ों हजारों सीड भी हो सकते हैं। जैसे 3 नाम दिए एनसीईआरटी में, एक नाम है आर्किड, एक नाम है ओरोबैंकी, एक नाम है स्ट्राइगा। इन सबके फ्रूट में सैकड़ों सीड या हजारों सीड पाए जा सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सीड किस फल में पाए जाते हैं? तो आंसर देंगे ओरोबैंकी। 1000 सीड एक फ्रूट में पाए जाएंगे। ठीक है, 1000। क्वेश्चन 2 रटने वाले हैं। दुनिया में सबसे छोटा सीड किसका है? तो आंसर देंगे आर्किड का है। स्मॉलेस्ट सीड आर्किड का है और उसको सैंड सीड कहते हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ा सीड किसका है? कोकोनट नहीं है, उसी का एक भाई है जिसका नाम डबल कोकोनट है। क्या नाम है? डबल कोकोनट। लिखो। नंबर ऑफ सीड ये किसके बराबर होगा? इक्वल टू नंबर ऑफ ओव्यूल। दूसरा मोस्टली 1 या फ्यू सीड इन फ्रूट, लेकिन some plant fruit have several seed या hundreds seed in fruit। अब इसमें 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा। एक याद रखिएगा आर्किड, दूसरा याद रखिएगा ओरोबैंकी, तीसरा याद रखिएगा स्ट्राइगा। एक और खास बात, ये दोनों पैरासिटिक प्लांट हैं। क्या है? पैरासिटिक प्लांट। तो रटने वाले सवाल, मैक्सिमम सीड किसमें मिलेंगे? तो कहोगे फ्रूट ऑफ ओरोबैंकी। और कितने होते हैं? 1000 सीड। फिर रटने वाला सवाल है,
स्मॉलेस्ट सीड किसका है? सीड ऑफ ऑर्किड है। तो लार्जेस्ट किसका है? तो कहोगे डबल कोकोनट लोडोसिया इसका बोटेनिकल नेम है। हेडिंग डालें एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रायोनी। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ में आए तो अच्छी बात, और ना समझ में आए तो 5 लाइनें रट जरूर लेंगे। अगर वो 5 लाइनें रटे रखोगे तो काम आपका चल जाएगा। देखो, पहला सवाल है एपोमिक्सिस क्या है? तो कह दो एपोमिक्सिस तो पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले ये तो बताओ कि एम्फीमिक्सिस क्या है। अगर एम्फीमिक्सिस नहीं पता है तो एपोमिक्सिस का कोई मतलब नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, सामान्य सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें रिडक्शन डिवीजन हो गैमीट बनने में और फर्टिलाइजेशन हो, और उसके बाद एम्ब्रायो बने, जाइगोट बने, एम्ब्रायो बने, सब कुछ चीजें हो, उसी को कहते हैं एम्फीमिक्सिस। तो एम्फीमिक्सिस एक नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें रिडक्शन डिवीजन भी होता है और क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। जब कभी इस प्रकार से रिप्रोडक्शन कराया जाए कि या तो सेक्स रिडक्शन डिवीजन ना हो और या तो फर्टिलाइजेशन ना हो, तो अगर रिडक्शन डिवीजन और फर्टिलाइजेशन आप स्किप कर रहे हैं तो फिर उसको क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस। एपो का मतलब होता है के बिना, एपो का मतलब होता है के बिना, और मिक्सिक्स का मतलब मिक्सिंग। तो जब गैमीट का फ्यूजन ना हो लेकिन एम्ब्रायो बना लो, सीड बना लो, अगर ऐसा कुछ करोगे तो उसी को हम कहेंगे क्या? एपोमिक्सिस। याद क्या रखना है? एपोमिक्सिस एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कॉपी कर रहा है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। दूसरा सवाल। तीसरा, एपोमिक्सिस है क्या? तो लाइन अब रटेंगे, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन करेंगे कैसे, तो भी आगे हम देख लेंगे। इसी से मिलते जुलते 2 शब्द हैं, एक है पार्थिनोजेनेसिस, एक है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोजेनेसिस अगर क्वेश्चन कहेगा तो कहेंगे एम्ब्रायो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, और पार्थिनोकार्पी क्या है? तो फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो 3 रटने वाले शब्द। अगर सीड बनाओ बिना फर्टिलाइजेशन के तो एपोमिक्सिस, अगर फ्रूट बनाओ बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थिनोकार्पी, और अगर एम्ब्रायो बनाओ बिना फर्टिलाइजेशन के तो पार्थिनोजेनेसिस। पॉली एम्ब्रायोनी क्या है? तो पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा और एम्ब्रायोनी का मतलब होता है एम्ब्रायो। तो अगर सीड में, भाई नियम क्या है जरा ध्यान सुनिएगा, नियम यह है कि एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रायो सैक तो होता है कि ज्यादा होते हैं? एक ओव्यूल में एक एम्ब्रायो सैक। तो अगर एम्ब्रायो सैक एक है तो एग सेल भी एक ही होगी, तो जाइगोट भी एक ही बनेगा, तो एम्ब्रायो भी एक ही बनेगा। तो एक ओव्यूल में एक एम्ब्रायो बनना चाहिए, मतलब एक सीड में एक एम्ब्रायो होना चाहिए, लेकिन एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रायो हो गए। अभी एक से ज्यादा कहां से आ गए? तो भाई ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रायो चाहे जहां से आए, जैसे देखो कहां से आएंगे, या तो न्यूसेलस की सेल से बना लो, या तो न्यूसेलस की सेल से बना लो, या तो एंटीपोडल सेल से बना लो, या तो सिनर्जिड सेल से बना लो, कहीं से बना लो। अगर एक से ज्यादा है तो कहीं और से ही बने होंगे। तो जब कभी एक से ज्यादा एम्ब्रायो मिलेगा तो उसी का नाम क्या होगा? पॉली एम्ब्रायोनी। कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? तो एनसीईआरटी में दिया है, ध्यान से सुनिएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो तो एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा, एक एम्ब्रायो बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद न्यूसेलस को तो डीजनरेट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं,
न्यूसेलस की सेल 2n होती है ना, उन्होंने कहा हम डिवीजन करेंगे और हम जाइगोट बनाएंगे, इम्ब्रायो बनाएंगे। तो अगर न्यूसेलस से इम्ब्रायो बनने लगा तो मान लेते दो न्यूसेलस की सेल डिवाइड करके दो इम्ब्रायो बना ली, एक पहले से मौजूद है, कितने हो गए, 3 हो गए। तो न्यूसेलस की सेल कभी कभार डिवाइड करके इम्ब्रायो बना लेती हैं, तो एक से ज्यादा इम्ब्रायो नहीं हो जाएगा, एक से ज्यादा हो जाएगा तो क्या कहोगे, पॉली इम्ब्रायोनी। ये सब कहाँ देखने को मिलता है, एनसीईआरटी में 2 सब एग्जाम्पल लिखे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एस्टेरेसी फैमिली, ये एस्टेरेसी फैमिली कौन सी है, ये कंपोजिटिव फैमिली है जिसमें सनफ्लावर आता है। तो एस्टेरेसी फैमिली और किसमें, ग्रासेज में हमको क्या देखने को मिलेगा, एपोमिक्सिस देखने को मिलेगा। मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बना लोगे, सीड बना लोगे। पॉली इम्ब्रायोनी कहाँ मिलेगी, तो फिर एनसीईआरटी में जाओगे, 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक दिया है सिट्रस, एक दिया है मैंगो। तो सिट्रस और मैंगो में क्या देखने को मिलेगा, पॉली इम्ब्रायोनी। जितना कहानी सुनाए हैं हम एक सिस्टम में लिखेंगे, आप उसी क्रम में लिखेंगे, बीच में फिर हम बताएंगे कुछ बातें, तो लिखते चलें। एम्फीमिक्सिस ये क्या है, तो कहोगे नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद, बेटा बातचीत ना करो, रिडक्शन डिवीजन एंड फर्टिलाइजेशन। तो दूसरा शब्द है एपोमिक्सिस, क्या है, तो कहोगे ये है एसेक्सुअल ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये नकल कर रहा है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। मिमिक, मिमिक मतलब मिमिक्री करना, मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कैसे नकल कर रहा है, तो यहीं लिख देंगे, ये क्या है, सीड फॉर्मेशन विदाउट क्या, फर्टिलाइजेशन। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। और एग्जाम्पल किसका है, तो इसका एग्जाम्पल है मेंबर ऑफ एस्टेरेसी एंड क्या, एंड ग्रासेज। अब कैसे हो जाएगा, तो कहोगे मेनी वे ऑफ एपोमिक्सिस। एक इसका एग्जाम्पल दिया है, जैसे मान लेते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल है, क्या होती है 2n। इसको करना क्या चाहिए, इसको रिडक्शन डिवीजन करना चाहिए, मियोसिस करना चाहिए, मेगास्पोर बनाना चाहिए, हेप्लॉइड, लेकिन इसने नहीं किया, इसने सीधे 2n का ही मेगास्पोर बना दिया। नो अब अगर रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा तो बताओ जो एक सेल बनेगी वो हेप्लॉइड बनेगी कि डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड बन जाएगी। तो रिजल्ट में क्या होगा, डिप्लॉइड एग सेल। और डिप्लॉइड एग सेल से फर्टिलाइजेशन कराने की आवश्यकता है ही नहीं, सीधे क्या बना लो, इम्ब्रायो बना लो। तो यदि डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल रिडक्शन डिवीजन ना करके सीधे डिप्लॉइड एग सेल बना लेगी तो सीधे बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन जाएगा, इम्ब्रायो। और बिना फर्टिलाइजेशन अगर इम्ब्रायो बना तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बिना फर्टिलाइजेशन के ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया, ऐसा हो गया।
तो एपोमिक्सिस के बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका सामने दिखाया गया है। आगे बढ़े, यहां तक लिख लिया। तो एपोमिक्सिस क्या है? जब एपोमिक्सिस होगी तो बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बना लोगे? सीड बनाओगे। तो उसके अंदर जो इम्ब्रायो होगा वो एपोमिक्टिक इम्ब्रायो होगा। फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, रिडक्शन डिवीजन हुआ नहीं है, तो कुछ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो होगा नहीं। तो जो एपोमिक्टिक इम्ब्रायो होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा किसका? पेरेंट का। उसको कहोगे क्या? क्लोन। 2 लाइनें और लिख लो। इन एपोमिक्टिक सीड जो इम्ब्रायो होगा उसे क्या कहोगे? एपोमिक्टिक इम्ब्रायो। और एपोमिक्टिक इम्ब्रायो की खास बात ये होगी, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू क्या? पेरेंट। इसी नाते इन सब को क्या कहा जाता है? इनको क्लोन कहा जाएगा। फिर सवाल आता है, ये पॉली एम्ब्रायोनी क्या है? तो अभी बताए हैं क्या? प्रेजेंस ऑफ more than one embryo in seed। अब भैया एक से ज्यादा एम्ब्रायो आएगा कहां से? तो भी मैंने समझाया, एक तो सामान्य रास्ते से आएगा। ऐसे देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये एम्ब्रायो सैक है और ये न्यूसेलस है। अब रुक जाओ, लिखो नहीं। और ये इधर देखिए, इधर मान लेते हैं कि ये न्यूसेलस है और ये एम्ब्रायो सैक है और ये मान लेते हैं एग सेल है। एग सेल आपको पहले से पता है क्या कि जो ये एग सेल है इसी से क्या बनेगा? जाइगोट। और इसी से क्या बनेगा? इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो सामान्य बात है। लेकिन हुआ क्या, न्यूसेलस की सेल क्या होती हैं? 2n। तो न्यूसेलस की जो सेल हैं वो डिवाइड करने लगे और इससे क्या बना ले? इम्ब्रायो बना ले। ध्यान से सुनिएगा, एक तो नेचुरल इम्ब्रायो जो बनना था वो तो बन ही गया और एक इस रास्ते से बन गया। तो अगर न्यूसेलस से इम्ब्रायो बन गया तो मोर देन 1 हो जाएगा। इस प्रकार की कंडीशन को कहते हैं न्यूसेलर पॉली इम्ब्रायोनी, जो कि कहां से बना? न्यूसेलस से बना। किसमें पाया जाता है? सिट्रस और मैंगो। अभी बनाओ नहीं, जरा सुन लो। तो ये क्या हो गया? तो कहोगे मोर देन 1 इम्ब्रायो, और इसको कहते हैं न्यूसेलर पॉली इम्ब्रायोनी। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, न्यूसेलर पॉली इम्ब्रायोनी शब्द नहीं दिया है। कहां पाया जाएगा? तो न्यूसेलर पॉली इम्ब्रायोनी पाया जाता है किसमें? सिट्रस और मैंगो। अच्छा, एक तरीका और देखो, सब कुछ सही चल रहा था। ये है जाइगोट। नियम ये था कि जाइगोट की सेल डिवाइड करके एम्ब्रायो बनाएगी। जाइगोट डिवाइड कर गया। जाइगोट डिवाइड कर गया, ध्यान से सुनिएगा। इसने 2 सेल बना लिया और ये जो सेल है ये अलग एम्ब्रायो बना रही है और ये जो सेल है
अलग इम्ब्रायो। अब भी तो मोर देन वन इम्ब्रायो हो गए, इसमें इसमें अंतर बता दो बस। अच्छा, वाह भाई वाह। ध्यान से सुने भैया, ये 2n था, ये n था, लेकिन ये तो 2n बना होगा, ये तो सामान्य फर्टिलाइजेशन से बनता है ना, तो ये भी तो 2n होगा, पोलैरिटी का कोई इशू नहीं होगा। लेकिन फर्क ये होगा कि ये वास्तव में उससे बने हैं, क्रॉसिंग ओवर के बाद फर्टिलाइजेशन वाले चेन से बने हैं, तो यहाँ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आया होगा, लेकिन यहाँ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं आया होगा। इस प्रकार के पॉली इम्ब्रायोनी को कहोगे क्या? ये भी तो पॉली इम्ब्रायोनी है, नहीं है? ये भी पॉली इम्ब्रायोनी है, इसे कहते हैं क्लीवेज पॉली इम्ब्रायोनी। क्या अंतर मिला? एक क्लीवेज पॉली इम्ब्रायोनी, एक न्यूसेलर पॉली इम्ब्रायोनी। हमें सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है, तो इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा। साइकस, पाइनस, निम्फिया। तो साइकस, पाइनस, निम्फिया में कौन सी होती है? क्लीवेज पॉली इम्ब्रायोनी। कंक्लूजिव लाइन ध्यान से सुने, यदि इम्ब्रायो बनाया जाए अदर देन एग सेल, एग सेल के अलावा कहीं और से इम्ब्रायो बना लिए, तो उसको कहते हैं एडवेंटिव पॉली इम्ब्रायोनी। और एडवेंटिव पॉली इम्ब्रायोनी दो टाइप की होती है, एक कौन सी? न्यूसेलर पॉली इम्ब्रायोनी, और एक कौन सी? क्लीवेज। तो इम्ब्रायो फॉर्मेशन अदर देन क्या? एग सेल, इसको कहते हैं एडवेंटिव पॉली इम्ब्रायोनी। और ये दो टाइप की होती है, एक कौन सी? न्यूसेलर पॉली इम्ब्रायोनी, और एक कौन सी? क्लीवेज पॉली इम्ब्रायोनी। अब लिखो, चलो 3 शब्द लिख लो, अब फाइनल कंक्लूजन। एक है एपोमिक्सिस, मतलब सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। और एग्जाम्पल, एस्टिरेसी एंड ग्रासेज। इतना याद जरूर रखोगे। दूसरा कौन सा है? पार्थेनोजेनेसिस। एग्जाम्पल क्या लिखना है? इम्ब्रायो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। और तीसरा कौन सा है बेटा? पार्थिनोकार्पी। ये क्या है? तो फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। हेडिंग ला लीजिए, यूज ऑफ एपोमिक्सिस, यूज ऑफ in hybrid seed industry।
यूज ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री। जरा दो लाइनें देख लो। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी फसल, किसान जब कोई फसल बोता है तो अच्छे से अच्छे उत्पादन वाली फसल बोलता है, जिसकी यील्ड अच्छी हो, जिसमें उसके डिजायरेबल कैरेक्टर हो। तो वो क्या करता है, वो मार्केट से सीड खरीद के लाता है। तो सीड आता कहाँ से वो देखो जरा। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर प्लांट है ए, इसका क्रॉस करा दिया गया इस किसी दूसरे पर्टिकुलर प्लांट से बी, और इन दोनों के क्रॉस से एक हाइब्रिड प्लांट बनाया गया। इस हाइब्रिड प्लांट की विशेषता यह होती है कि इसके कैरेक्टर और इसके कैरेक्टर कंबाइन होते हैं। तो इसमें क्या होगा, कंबाइन कैरेक्टर ऑफ बोथ प्लांट। एग्जाम्पल जैसे समझो, मान लेते हैं कि प्लांट ए में कैरेक्टर है बीमारियों से लड़ने की, जल्दी इसमें रोग नहीं लगता है, और प्लांट बी में कैरेक्टर है कि इसका उत्पादन बहुत है लेकिन रोग बहुत लगता है। ध्यान से सुनिएगा, प्लांट ए है जिसमें उत्पादन अच्छा नहीं है लेकिन रोग नहीं लगता है, और प्लांट बी में उत्पादन तो अच्छा है लेकिन रोग बहुत लगता है। तो क्या किया वैज्ञानिकों ने, दोनों प्लांट का क्रॉस कराया और ऐसा हाइब्रिड प्लांट बनाया जिसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता ए के जैसी हो और यील्ड किसके जैसा हो, बी के जैसा हो। ऐसा पौधा बना लिया गया। ठीक है, अब बना तो लिया गया है लेकिन ये पौधा अमर तो नहीं है भाई, एक ना एक दिन तो इसकी भी क्या हो जाएगी, डेथ भाई। अब इसमें जो फ्रूट्स होंगे या इसकी जो उत्पादन क्षमता होगी वो बहुत बढ़िया होगी, लेकिन क्या ये अमर है, एक ना एक दिन इसकी भी क्या हो जाएगी, डेथ। तो क्या फिर से क्रॉस कराओगे, तो क्या किया जाए। अगर हाइब्रिड प्लांट का नेचुरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने दें, नेचुरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब सामान्य पॉलिनेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो, सब कुछ हो और सीड बने, तो क्या हो जाएगा, सीड बने और उससे प्लांट बने, तो बताओ होगा क्या। तो जो अब जो प्लांट बनेगा उसके कैरेक्टर और इसके कैरेक्टर अलग होंगे। क्यों भाई, जब बाहर से कोई पॉलिनेशन हो जाएगा तो नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं बन जाएगा, और हो सकता है कि ये दोनों कैरेक्टर क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। तो अगर नेचुरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके सीड करके प्लांट बनाया तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे सेपरेशन हो जाएगा ऑफ कैरेक्टर। तो ये बताओ फिर इसका हल क्या है। किसान बेचारा फिर अगले साल मार्केट में जाए और सीड लेके आए, फिर से बोए, हर साल यही करता रहे। इसका हल देखो क्या निकाला गया है। एक काम करते हैं, इस हाइब्रिड प्लांट में करा देते हैं एपोमिक्सिस। अब जब एपोमिक्सिस कराओगे तो सीड बना लोगे बिना फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन कर लोगे विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस सीड को क्या कहोगे, एपोमिक्टिक सीड। ये बताओ इस एपोमिक्टिक सीड से जो प्लांट बनेगा उसमें कैरेक्टर यही होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि आपने क्या नहीं कराया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया ही नहीं है। तो अब इससे जो प्लांट बनेगा वो मेंटेन करेगा किसको, हाइब्रिड कैरेक्टर। तो एपोमिक्सिस का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ये हाइब्रिड प्लांट बनाया गया है। हमको पढ़ाने में तो 2 मिनट लगा है, हाइब्रिड प्लांट बनाने में 9 से 10 साल लगते हैं। तो हाइब्रिड प्लांट बनाने में बहुत टाइम लगता, बहुत महंगी प्रोसेस है। इतना आसानी से कोई हाइब्रिड प्लांट नहीं बन जाता है कि आपने 2 पौधे लिए ऐसे कर दिए हाइब्रिड पौधा बन गया, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सुनो, इसके पास बीमारी से लड़ने की क्षमता थी लेकिन उत्पादन नहीं था इसके पास,
उत्पादन ज्यादा था लेकिन लड़ने की क्षमता नहीं थी। और जब आपने क्रॉस करके हाइब्रिड बनाया तो हाइब्रिड में कैरेक्टर देखो, हाइब्रिड में 2 कैरेक्टर आए हैं। क्या उत्पादन ना करने की क्षमता यहां से आ गई है और बीमारी से न लड़ने की क्षमता यहां से आ गई है, मतलब कुछ भी नहीं बचा है, न बीमारी से लड़ रहे हैं न उत्पादन। तो डिजायरेबल कैरेक्टर कंबाइन होंगे तब न बनेगा हाइब्रिड प्लांट। बड़ी मुश्किल से मेहनत करके आपने बनाया और अगले ही बार क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया और कैरेक्टर क्या हो गए, सेपरेट। तो 5-7 साल की मेहनत बर्बाद गई। तो इसका हल क्या है, इसका हल यही है, इसकी क्या करा दीजिए, एपोमिक्सिस करा दीजिए और क्या बना लीजिए, सीड, बिना फर्टिलाइजेशन के। अब इस सीड का नाम एपोमिक्टिक सीड होगा। अब जो प्लांट बनेगा वो मेंटेन कर लेगा किसको, हाइब्रिड कैरेक्टर। तो किसान से कह दो ये एक बार हाइब्रिड वाला पौधा ले जाओ, इससे जो सीड बनेंगे एपोमिक्टिक वाले उनको आप अगले साल क्या कर सकते हो, बो सकते हो। तो इनसे ग्रो करेंगे प्लांट। इससे ग्रो कराएंगे प्लांट इन नेक्स्ट सीजन। बस इतना लिख लीजिए, कंप्लीट।